हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेव्स का पार्ट 6। और आज पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे लाप्लास संशोधन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि हमने न्यूटन का सूत्र पढ़ा था जो कि था गैसों में किसी अनुदैर्ध्य तरंग की चाल के बारे में। ठीक है। तो लाप्लास संशोधन क्या होता है कि हम ये देखेंगे कि न्यूटन का जो सूत्र था उसमें एक लिमिटेशन हमारे पास सामने आ जाएगी। उस लिमिटेशन को सामने आने के बाद हम ये पाएंगे कि जो हमने गैसों के लिए अनुदैर्ध्य तरंग की चाल निकाली थी वो रॉन्ग थी। तो इसलिए लाप्लास एक साइंटिस्ट होते हैं जो कि उसमें करेक्शन करते हैं और फिर हमारे पास एक सही जो है वो निकल कर आ जाता है अनुदैर्ध्य तरंग की चाल इन गैसेस मीडियम। ठीक है। उसके लिए हम एक उदाहरण को सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण में ये बोला गया था कि न्यूटन के सूत्र का उपयोग करके एक मानक ताप और दाब यानी एसटीपी, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड जो है प्रेशर पर हमें वायु में यानी कि एक गैसेस मीडियम में ध्वनि की चाल को निकालना है। ओके। वायु के एक मोल का द्रव्यमान हमें गिवन है। ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपको न्यूटन के सूत्र का उपयोग करना है। उस सूत्र का उपयोग करते हुए आपको वायु में ध्वनि की चाल को कैलकुलेट करना है। ओके। तो हम क्या करते हैं, जो हमने फॉर्मूला फॉर्मूला पढ़ा है उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं और यहाँ पे अप्लाई करते हुए ध्वनि की चाल को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। तो हम जानते हैं कि ध्वनि की चाल को जो कैलकुलेट हम करते हैं उसका सूत्र क्या होता है। सूत्र जो होता है v बराबर होता है p अंडर रूट ऑफ p अपॉन रो। तो ये इसका सूत्र होता है पी अपन रो, जो कि हमने किसी उसके लिए पढ़ा था। इसके लिए पढ़ा था, हमने पढ़ा था गैसेस मीडियम में अनुदैर्ध्य तरंग की चाल। तो सूत्र वो होता है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, रो निकालेंगे यानी एक घनत्व यहाँ पे निकाल लेते हैं। वायु में कितना घनत्व है उस तरंग का। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास एक मोल वायु का द्रव्यमान अपन एसटीपी पर एक मोल वायु का द्रव्य आयतन। ठीक है। तो इस तरह का हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो ये हम समझने के लिए कर रहे हैं डिराइव की आखिर लिमिटेशन कहाँ पे आई है। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है। तो एक मोल वायु का द्रव्यमान कितना होता है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 29.0 इंटू 10⁻³ और एसटीपी पर अगर हम एक मोल वायु का आयतन देखें तो वो होता है 22.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एक मोल वायु का आयतन इस तरह से होता है। तो हमारे पास आइडियली यहाँ पे घनत्व निकल कर आ जाता है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। अब हम न्यूटन के सूत्र के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, वायु में ध्वनि का वेग यानी कि चाल निकालेंगे। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू को पुटअप कर दे तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो चाल आती है वो आ जाती है 280 मीटर पर सेकेंड। ओके। तो यहाँ पे हमारे 280 मीटर पर सेकंड आ रही है। अगर आप याद करो तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक टेबल दिखाई थी और उस टेबल में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से मीडियम में कितनी कितनी ध्वनि की चाल होती है। तो एक स्टैंडर्ड होता है वहां पे एक ध्वनि की चाल इतनी इतनी होती है, मतलब किस किस मीडियम में। तो वहां पे हमने ये देखा था कि अगर हम गैसेस मीडियम में देखें तो वहां पर गैसेस मीडियम की वायु में अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले और 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले तो वहां पे हम देखते हैं कि जो ध्वनि की चाल होनी चाहिए वो 331 या फिर 343 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करो तो हमारे पास आ रही है 280 मीटर पर सेकंड, जो कि इस टेबल में जो कि स्टैंडर्ड होना चाहिए उससे 15% कम आ रही है। यानी यहाँ पे रिजल्ट जो हमारा आ रहा है न्यूटन के सूत्र का उपयोग करने पर वो सही नहीं आ रहा है, वो मैच नहीं कर रहे हैं रियल डेटा से। तो यही यहाँ पे लिमिटेशन आ जाती है न्यूटन के सूत्र के। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर आखिर न्यूटन से गलती क्या हुई। ये न्यूटन ने जो हमको सूत्र दिया था उसमें कहीं ना कहीं कुछ रॉन्ग था, कुछ ना कुछ रॉन्ग वहां पे था, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास गलत रिजल्ट आ रहा है। ठीक है। उस फॉर्मूले में कुछ ना कुछ मिस्टेक थी, राइट। तो यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है वो न्यूटन की मूल कल्पना में हुई है। न्यूटन ने ये कल्पना करी थी, ये उसने माना था कि जो भी प्रोसेस हो रही है वो एक समताप पर हो रही है, राइट। हमने देखा था कि जब हमने गैसेस के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था तो हमने देखा था कि हमने जो ध्वनि संचरण में देखा था कि जब ध्वनि संचरण होता है उस समय माध्यम में दाब में होने वाला जो परिवर्तन है उसको समतापी माना था, है ना। हमने कांस्टेंट टेम्परेचर में ये रिएक्शन करवाई थी, मतलब ये चीजें को हमने अज्यूम करी थी। तो ये जो मूल कल्पना थी न्यूटन की वो ही रॉन्ग थी। ठीक है। ये लाप्लास ने बताया। तो उनकी कल्पना क्या थी, सही नहीं थी, तो लाप्लास ने बताया। तो लाप्लास ने क्या बताया, देखो लाप्लास ये कहते हैं कि जब ध्वनि तरंगों में यानी अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है, संपीड़न और विरलन होता है, राइट। ध्वनि तरंग की चाल या फिर अनुदैर्ध्य जो तरंगे होती है उसमें संपीड़न विरलन होता रहता है। तो जब संपीड़न विरलन यहाँ पे ध्वनि तरंगों में इस तरह से संपीड़न विरलन होता रहता है तो होता यह है कि माध्यम में इतनी
तेज गति से संपीड़न विलयन होता रहता है कि वहां पर ऊष्मा को जो आदान प्रदान होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है। संपीड़न विलयन, संपीड़न में ऊष्मा ना तो जा पाती है एटमॉस्फेयर में, और विलयन में ना वो ग्रहण कर पाती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए, अगर हम टोटल देखें तो यहाँ पे जो ऊष्मा होती है उसका आदान प्रदान नहीं हो पाता है। ठीक है। नेग्लिजिबल होता है यानी कि। तो इसलिए लाप्लास ने कहा ये जो परिवर्तन होता है वो समतापी ना होकर के एक रुद्रोष यानी एडियाबेटिक जो है यहाँ पे प्रोसेस होती है। ठीक है। तो यहाँ पे कल्पना अब इन्होंने करी है लाप्लास ने, यहाँ पे रुद्रोष प्रक्रिया होती है ना कि समतापी प्रक्रिया। ठीक है। तो अब लाप्लास का संशोधन क्या था वो हम यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। ठीक है। तो लाप्लास ने कहा क्योंकि यहाँ पे रुद्रोष प्रक्रिया होती है ध्वनि का संचरण जब कि गैसेस मीडियम में होता है। ठीक है। तो उस समय हम जानते हैं रुद्रोष प्रक्रिया के लिए कि जो फॉर्मूला होता है दैट इज पी वी टू पावर गामा स्थिरांक। ये हमने थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागति के चैप्टर में पढ़ा है। रुद्रोष प्रक्रिया क्या होती है, समतापी प्रक्रिया क्या होती है। ठीक, आई होप आपको वो चैप्टर आपको क्लियर होगा, तभी आप इसको समझ सकते हैं। प्रदूषण प्रक्रिया के लिए हम जानते हैं कि पी वी टू पावर गामा इज इक्वल टू स्थिरांक होता है। इसका अगर हम यहाँ पे अवकलन करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इस तरह से। ठीक है। हर एक टर्म का हम कौन यहाँ पे अवकलन कर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ जाता है इस तरह से। तो यहाँ हम जानते हैं जो गामा होता है वो गैस के दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात यानी कि सी पी अपॉन सी वी इज इक्वल्स टू गामा होता है। ठीक है। इसी को यहाँ पे करते हुए हम यहाँ पे पहुंच जाते हैं कि आदर्श गैस के लिए जो रुद्रोष्म आयतन प्रत्यास्थ गुणांक हमारे पास निकलेगा दैट इज बी एडियाबेटिक जो निकलेगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस डेल पी अपॉन डेल वी अपॉन वी हो जाता है। दैट इज इक्वल्स टू गामा पी। यानी कि जो हमने अपना फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव किया था अनुदैर्ध्य तरंग की चाल के लिए, वहां पे हमने देखा था वो ई होता है, राइट। दैट इज प्रत्यास्था गुणांक। तो यहाँ पे प्रत्यास्था गुणांक के बराबर हो जाएगा गामा पी। और यहाँ पे हम वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं कि वायु में ध्वनि की जो चाल होती है दैट इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो। ठीक है। ये फॉर्मूला आपको फैमिलियर लग रहा होगा क्योंकि जो हमने पढ़ा था अनुदैर्ध्य तरंग की जो चाल होती है किसी भी माध्यम में, हमने वो पढ़ा था दैट इज ई, जस्ट वेट, ई अपॉन रो। ठीक है। तो ये हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके थे हमने कि जो भी चाल आती है दैट इज इक्वल्स टू वी अपॉन अंडर रूट ऑफ ई अपॉन रो। तो यहाँ पे ई की जगह हमने रिप्लेस कर दिया है गामा पी, जो कि होता है वायु में ध्वनि की चाल। ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला, अब ये हमारा लाप्लास संशोधन, इसी को हम कहते हैं लाप्लास संशोधन, जिन्होंने की वायु में ध्वनि के चाल के लिए हमें फॉर्मूला दिया था। न्यूटन के सूत्र को संशोधन करते हुए, करेक्शन करते हुए ये फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया गया है। ठीक है। बस जो न्यूटन की मूल कल्पना थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो ध्वनि की चाल होती है वायु में वो समतापी होती है, उसको लाप्लास में करेक्शन करते हुए उसको रुद्रोष्म प्रक्रिया माना, और फिर उन्होंने ये करेक्शन यहाँ पे दिया है। अब अगर हम इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पर क्या निकालें, अगर इस फॉर्मूले के हेल्प से अगर हम यहाँ पे वायु में ध्वनि की चाल कैलकुलेट करें तो वो अराउंड ऑफ आती है 331.3 मीटर पर सेकेंड, जो कि अब क्या हो जाती है, वो अब करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द चार्ट। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये डन हो चुका है लाप्लास संशोधन, और आवश्यक शर्त ये है कि आपको दोष प्रक्रिया पता होनी चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम जानेंगे कि तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत किसे कहते हैं, यानी जब दो तरंगे जब अध्यारोपित होती है तो किस तरह का हमारे पास सिनेरियो बनता है। तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।